सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है। गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है, जिसी का चैप्टर से दिया हुआ है स्टील स्ट्रक्चर। इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 1 से लेकर के 12 तक का चैप्टर को हम लोग इसको सोल्व कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, ये 13 नंबर चैप्टर है जिसमें हम लोग स्टील स्ट्रक्चर सोल्व कर रहे हैं और पूरा सीरीज बना रहे हैं सोल्व करते हुए, ताकि हम एग्ज़ाम में इसका रिवीजन कर सकें डायरेक्ट इसका, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ये डायरेक्ट मैच करता है। इसीलिए हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है उसको हम लोग पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं और एनालाइज करते हुए हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो आज के सीरीज़ में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो 13 नंबर का चैप्टर है। इसको अलग शुरू करते हैं। इससे पहले आज के स्ट्रक्चर में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके हैं, ये आगे का पार्ट इसमें शुरू कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग 120 तक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 120 से जो आगे है मीन्स 121 से आगे का क्वेश्चन हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। स्टील का ही पोर्शन है ये। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 40 तक, सेकंड पार्ट में हम लोग 40 से 80, थर्ड पार्ट में हम लोग 80 से 120 मीन्स 3 पार्ट लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये 4th नंबर पार्ट होगा। आज हम लोग 120, ये 4th पार्ट होगा स्टील का। इसमें हम लोग 121 से क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहे हैं गुप्ता का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या कर रहा है। ए यूनिफॉर्म बीम सो इन फिगर हैज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी MP फॉर स्पैन AB। MP दिया हुआ है, M दिया हुआ फॉर AB के लिए और स्पैन BC के लिए कितना दिया हुआ है 0.9 MP। तो करेक्ट वर्चुअल वर्क इक्वेशन पूछ रहा है कितना होगा। हम लोग अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो दिया हुआ है AB के लिए कितना दिया हुआ है MP दिया हुआ है और BC के लिए कितना दिया हुआ है 0.9 MP दिया हुआ है प्लास्टिक मोमेंट। हम लोग जानते हैं जो जॉइंट होता है, जॉइंट पे वो MP का वैल्यू जो मिनिमम होता है वो कंसिडर करते हैं। अगर सिंपल इसका वर्चुअल वर्क इक्वेशन देखा जाए तो इंटरनल वर्क अगर देखा जाए बैकग्राउंड डी टू इंटरनल तो कितना हो जाएगा W इंटू, अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है ये डेल हो जाएगा तो W इंटू डेल बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा, W इंटू 2 थीटा हो जाएगा। और बैकग्राउंड एक्सटर्नल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर MP लग रहा है तो MP इंटू थीटा, ये थीटा हो गया, प्लस इस पॉइंट पे जंक्शन हुआ है, जंक्शन के इधर अगर देखा जाए तो 0.9 है और इधर देखा जाए तो M है मीन्स 1 है। तो यहाँ जो मिनिमम होता है जॉइंट पे उसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे कितना कंसिडर किया जाएगा मिनिमम वाला 0.9 MP हो जाएगा। और अगर इसका एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर डिफ्लेक्टेड से है तो ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा 2/3 थीटा हो जाएगा। ये दिया हुआ है। इसको अगर और देखा जाए तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्ट करेंगे ये थीटा होता है तो ये हो जाएगा मेरा थीटा और ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 थीटा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जॉइंट पे मेरा कितना हो जाएगा 0.9 थीटा प्लस 2/3 थीटा, यही इक्वेशन है। और दूसरा यहाँ पे हिंज है, हिंज पे जो होगा MP 0, हिंज पे जो होता है मोमेंट 0 होता है तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ओवरऑल इसका इक्वेशन देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा, MP हो जाएगा फर्स्ट में बराबर 0.9 MP हो गया मेरा और जॉइंट पे मिनिमम वाला, और इंटरनल कितना हो गया मेरा 2 थीटा। इस तरह से इसका इक्वेशन जो हो गया C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एट फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन, फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन है, जब फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन आ जाता है तो अगर इसका हम डायग्राम देखा जाए स्टेज डायग्राम तो इस तरह से बनता है फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन का। ये फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन, ये डिस्टेंस बाई होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन पर जो मोमेंट होता है मीन्स प्लास्टिक मोमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इलास्टिक मोमेंट नहीं, प्लास्टिक मोमेंट जो होता है कांस्टेंट होता है। कहाँ, फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन पे। तो प्लास्टिक सेक्शन पे अगर फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन है तो वहाँ पर जो मोमेंट होगा, प्लास्टिक मोमेंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट रोटेशन के लिए, दैट इज C। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है एंड L लेंथ दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड UDL है। एट द लोड एट द सेंटर मीन्स लोड एट द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द इलास्टोप्लास्टिक जोन ऑफ द प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज लेंथ पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं प्लास्टिक हिंज का लेंथ अगर देखा जाए, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज तो कितना होता है। अगर प्लास्टिक हिंज अगर पॉइंट लोड है, अगर पॉइंट लोड दिया हुआ तो इसका जो लेंथ होता है 1 - 1/α होता है।
या फिर कह सकते हैं कि फॉर पॉइंट लोड के लिए कितना होता है एल पी का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा इंटू एल। ये हो गया पॉइंट लोड के लिए। बट अगर यूडीएल रहा तो यूडीएल में क्या हो जाता है, और यूडीएल के लिए क्या होता है, प्लास्टिक लेंथ या प्लास्टिक लेंथ का जो वैल्यू होता है प्लास्टिक हिंज लेंथ का हो जाता है एल ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा। फिर अल्फ़ा इज द सेफ फैक्टर, पहले भी देखे थे अल्फ़ा जो होता है सेफ फैक्टर होता है। तो ये होता है मेरा प्लास्टिक हिंज लेंथ का वैल्यू, इलास्टोप्लास्टिक जोन बोल सकते हैं या प्लास्टिक हिंज लेंथ का इसका वैल्यू बोल सकते हैं। तो मेरा किस में दिया हुआ है, शेप मेरा रेक्टेंगुलर दिया हुआ है और यूडीएल है। तो यूडीएल में कितना हो जाएगा, एल पी का जो वैल्यू अगर देखा जाए तो एल ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा हो जाएगा यूडीएल के केस में। और रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर में कितना होता है, अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 होता है। 2 इधर चल गया, 3 माइनस 2 1 1/3। यहाँ से कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना जाएगा √3, तो L/√3। सिंपल सा सिर्फ फार्मूला था एल ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा, यूडीएल के केस में होता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना रहा L/√3। इस तरह से इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। फॉर द प्लास्टिक डिजाइन मेथड इन द एडवांटेज रिप्लेसमेंट ओवर इलास्टिक, कर रहा है कि प्लास्टिक डिजाइन मेथड जो होता है किस बेसिस पे एडवांटेज है किसके रिस्पेक्ट में, इलास्टिक डिजाइन मेथड से। तो जो प्लास्टिक डिजाइन मेथड होता है वो स्टैटिकली लोडेड स्ट्रक्चर के लिए बेनिफिटेबल होता है, डायनेमिकल के लिए नहीं होता। डिटर्मिनेट के लिए तो इलास्टिक सही है, डिटर्मिनेट के लिए मेरा इलास्टिक सही है। इनडिटर्मिनेट में ये बेनिफिट ज़्यादा होता है, मीन्स एडवांटेजेस ज़्यादा होता है प्लास्टिक डिजाइन। तो इस तरह से 1 और 4 मेरा सही हो जाएगा। 1 और 4 देख लेते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट क्या करा, कंडीशन दिया हुआ प्लास्टिक डिजाइन में वर्किंग लोड दिया हुआ और लोड फैक्टर दिया हुआ है। अलग अलग लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है या लोड फैक्टर जो होता है क्या होता है अलग अलग लोड के लिए। तो अगर देखा जाए तो डेड लोड के लिए मेरा 1.7 सही है। डेड लोड प्लस लाइव लोड रहता है, इम्पोज लोड बोले या लाइव लोड बोले, डेड लोड प्लस लाइव लोड रहता है तो उसका जो लोड फैक्टर वैल्यू होता है 1.7 होता है, ये भी सही है। डेड लोड प्लस लोड ड्यू टू विंड या सेस्मिक लोड है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1.3 नहीं होता है, 1.7 होता है। अगर डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड या सेस्मिक लोड कोई भी रहे तो जो इसका वैल्यू होता है 1.7 नहीं 1.3 होता है। तो इसका अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड या डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड या डेड लोड प्लस विंड लोड तीनों रहे कोई भी रहे तो 1.7 होता है। और अगर तीनों लोड इंक्लूड कर रहा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड तब इसका जो लोड फैक्टर होता है 1/3 होता है। मेरा 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 यहाँ से देख सकते हैं कि सही है मेरा, दैट इज ए। नेक्स्ट है द सेफ फैक्टर फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर बेंडिंग अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द बेस। इस एक्सिस के बाद पूछ रहा है कि उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेफ फैक्टर कितना होगा। तो सेफ फैक्टर हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना 2.3। 1.5 किसका होता है रेक्टेंगल सेक्शन का, 1.7 किसका होता है स्क्वायर सेक्शन का, 2 अगर देखा जाए तो होता है डायमंड सेक्शन का, 2 जो होता है डायमंड सेक्शन का, और 2.3 जो होता है वो ट्रायंगल सेक्शन का होता है। मैक्सिमम जो होता है ट्रायंगल सेक्शन का ही सेफ फैक्टर ज़्यादा होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्लास्टिक डिजाइन कैलकुलेटेड मैक्सिमम शियर कैपेसिटी बोल रहा है बीम कितना होगा। तो मैक्सिमम शियर कैपेसिटी जो होता है 0.55 एरिया इफेक्टिव एरिया एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, 0.55 होता है। तो शियर कैपेसिटी अगर देखा जाए मैक्सिमम शियर कैपेसिटी तो 0.55 इफेक्टिव एरिया इंटू यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। यही अगर टेंसाइल में पूछता तो टेंसाइल में क्या हो जाता है, मतलब टेंशन कैपेसिटी जो होता है टेंसाइल कैपेसिटी में 0.85 हो जाता है। और अगर कॉम्प्रेसिव में पूछा तो कॉम्प्रेसिव में कितना होता है मेरा 1.7 हो जाता है AWF/, ये हो जाता है कॉम्प्रेसिव में। अगर कॉम्प्रेसिव कैपेसिटी पूछे तो 1.7, टेंसाइल पूछे तो 0.85 और अगर शियर पूछे तो 0.55। इस तरह से हम लोग देखें कि शियर पूछ रहा था, यहाँ पर शियर में मेरा 0.5 हो गया, 0.85 किस में होता है ये टेंसाइल में होता है, और अगर कॉम्प्रेसिव में देखना है तो 1.7 हो जाता है AWF/, ये कॉम्प्रेसिव में हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द एलाउबल स्ट्रेस फॉर डिजाइन। एलाउबल स्ट्रेस पूछ रहा है किसके लिए, डिजाइन ऑफ स्टील टैंक। स्टील टैंक का जो एलाउबल स्ट्रेस है वो कितना होता है।
अब पूछ रहा अलाउेबल स्ट्रेस फॉर डिजाइन इन स्टील टैंक। स्टील टैंक के डिजाइन में जो वर्किंग स्ट्रेस या अलाउेबल स्ट्रेस जो होता है वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू IS 800। अकॉर्डिंग टू IS 800 के अकॉर्डिंग जो स्टील टैंक में जो अलाउेबल स्ट्रेस होता है वो 1.25 होता है टाइम्स यील्ड स्ट्रेस का 1.25 होता है टाइम्स द वैल्यू ऑफ यील्ड ना। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो गया स्टील टैंक के लिए 1.25 टाइम्स हो जाएगा IS 800 से, दैट इज़ 2। नेक्स्ट है द मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है किसका स्टील प्लेट का डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, डायरेक्टली एक्सपोज कर रहा वेदर में, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग, जो नॉट एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड रीपेंटिंग, जो दोबारा पेंटिंग और नो क्लीनिंग के लिए यूज नहीं है या एक्सेसिबल नहीं है, उस केस में जो मिनिमम थिकनेस होता है स्टील प्लेट का वो कितना यूज करते हैं, तो उस केस में 8 mm यूज करते हैं। जब वो नॉट एक्सेसिबल हो रीपेंटिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए, तब हम लोग उसका जो मिनिमम थिकनेस लेते हैं वो 8 mm लेते हैं। यही अगर एक्सेसिबल रहता तो उसमें क्या लेते हैं 6 mm लेते हैं। अगर मेरा रीपेंटिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए एक्सेसिबल रहता तो हम लोग एक्सेसिबल रहता या एक्सपोज करते हैं तो इसको हम लोग 6 mm लेते हैं, बट यहाँ पर नॉट एक्सेसिबल है तो हम लोग 8 mm ज़्यादा लेते हैं। रीपेंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका जो थिकनेस होता है मिनिमम थिकनेस उसे ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पर 8 mm इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI पूछ रहा है किसका ऑफ द पेयर ऑफ वर्टिकल स्टिफनर अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द वेब शुड नॉट बी लेस देन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है स्टिफनेस का वर्टिकल स्टिफनर का वो कितना होना चाहिए 1.5 TQ/DQ डिवाइड बाई C², इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 1.5 TQ/DQ बाई C², दैट इज C। नेक्स्ट है द कनेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, फिर से इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आ गया टू द वेब नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, सेल बी डिजाइन फॉर मिनिमम शियर फोर्स। इसमें मिनिमम शियर फोर्स कितने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो 125 T² डिवाइड बाई H। T हो गया मेरा थिकनेस, H हो जाएगा मेरा और साइड जो स्टिफनर का लेंथ हो गया वो। तो यहाँ पर अगर मिनिमम पूछ रहा था शियर फोर्स कितना होता है तो 125 T² डिवाइड बाई H, 125 T² बाई H, दैट इज C। नेक्स्ट है व्हेन वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एसेंट्रिसिटी की वजह से इंटरमीडिएट स्टिफनर पर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज बाय, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंक्रीज करेगा वो पूछ रहा। कह रहा कि एक वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर है, सब्जेक्ट बेंडिंग मोमेंट पर सब्जेक्ट कर रहा किसकी वजह से, एसेंट्रिसिटी की वजह से, वर्टिकल लोड, एसेंट्रिसिटी और वर्टिकल लोड, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना से इंक्रीज करेगा वो बोल रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इंक्रीज करता है 150 से इंक्रीज करता है md² डिवाइड बाई E/T, 150 से इंक्रीज करता था, दैट इज बीस में इंक्रीज पूछ रहा था कितना होता तो 150 d²। नेक्स्ट है फॉर कंप्रेशन मेंबर विथ डबल एंगल सेक्शन, एक कंप्रेशन मेंबर दिया हुआ डबल एंगल सेक्शन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन विल गिव द लार्जर वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन का जो वैल्यू है मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन का अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि मैक्सिमम किस में होगा, वो बोल रहा था मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है कि मिनिमम किस में होगा। तो कंडीशन देखते हैं इसमें क्या है, कंप्रेशन मेंबर दिया हुआ है, डबल एंगल सेक्शन है, डबल एंगल सेक्शन मतलब डबल एंगल सेक्शन कनेक्टेड है, विच इज फॉलोइंग सेक्शन विल गिव द लार्जर वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इक्वल एंगल बैक टू बैक, अगर इक्वल एंगल रहा है बैक टू बैक तो क्या आर मिनिमम मेरा मैक्सिमम होगा, नहीं। अनइक्वल लेग रहे और लॉन्ग लेग कनेक्टेड रहे बैक टू बैक, इस तरह से रहे, ये जो एंगल है लॉन्ग एंगल कनेक्टेड है बैक टू बैक, तो जो इसमें रेडियस मिनिमम रेडियस जो होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन वो ग्रेटर होगा या लार्जर होगा व्हेन लॉन्ग लेंथ इज कनेक्टेड बैक टू बैक और अनइक्वल लेंथ का है, अनइक्वल लेंथ एंड लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड, तो लॉन्ग लेग कनेक्टेड अनइक्वल लेग दैट इज बी में जो होगा वो लार्जर मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन हुआ। नेक्स्ट लेग एंगल क्या करता है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेग एंगल का यूज करते हैं जो कनेक्शन का लेंथ है उसको कम करने के लिए, दैट इज ए इसका सी हो गया। मैं नेक्स्ट है और रिविट इन टेंशन में रिविट दिया हुआ काउंटर संक हेड
द टेंसाइल वैल्यू सेल बी। काउंटर सैंक हेड के लिए टेंसाइल वैल्यू कितना होता है फॉर रिविट इन टेंशन, टेंशन में जब रिविट है, टेंशन रिविट है, काउंटर सैंक हेड्स द टेंसाइल वैल्यू सेल बी। टेंसाइल वैल्यू जो होता है रिड्यूस करता है कितना से 33.3% से रिड्यूस करता है टेंशन का, दैट इज बी। स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज, एक स्टील बीम है जो सपोर्ट कर रहा है लोड कहाँ से, लोड फ्रॉम स्लैब और एज वेल एज बाल, दोनों से कर रहा है, स्लैब से भी और बाल से भी है। ये मेरा बाल हो गया और ये स्लैब हो गया, मान लिया जाए ये स्लैब हो गया और ये बाल हो गया। तो जो ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लैब, द फ्लोर ऑफ स्लैब एज वेल एज बाल। तो अगर फ्लोर स्लैब का भी लोड को बेयर कर रहा है और दीवार का भी कर रहा है, इस बाल का भी, तो इस तरह का जो बीम बनता है, इस तरह का जो बीम बनता है उसको हम लोग स्पेंडल बीम कहते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट है पिच ऑफ द ट्रैकिंग रिविट। पिच ऑफ द ट्रैकिंग रिविट कितना होता है, पिच ऑफ द ट्रैकिंग रिविट पूछ रहा है, पिच ऑफ द ट्रैकिंग रिविट व्हेन डबल एंगल कनेक्शन बैक टू बैक। अगर डबल एंगल कनेक्शन है, डबल एंगल कनेक्शन है और बैक टू बैक कनेक्टेड है, एक्टिंग इन टेंशन मेंबर शुड नॉट बी मोर देन, तो मैक्सिमम इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसका होता है 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है डबल एंगल का ट्रैकिंग रिविट का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है पिच का 1000 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज सी। द मोमेंट रेसिस्टेंस कनेक्शन, द मोमेंट रेसिस्टेंस कनेक्शन, द मोमेंट रेसिस्टेंस ऑफ द रिविट कनेक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है रिविट कनेक्शन का किस पे डिपेंड करता है वो पूछ रहा है। मोमेंट रिविट कनेक्शन हम लोग जानते हैं कि टियर जो होता है, टियर बियर मतलब स्ट्रेंथ इन टियरिंग, बियरिंग और शेयरिंग, जो मैक्सिमम होता है उसमें से कंसीडर करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है मिनिमम वो टियरिंग होता है, तो इसमें टेंशन करते हैं इसको, टियरिंग जो होता है टेंशन की वजह से होता है। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है रिविट कनेक्शन का मोस्टली डिपेंड किस पे करता है, तो टेंशन इन रिविट, टेंशन इन रिविट। शेयर का वैल्यू कम होता है, कॉम्प्रेसिव बेयरिंग का वैल्यू कम होता है, मैक्सिमम जो होता है टेयरिंग टेंशन का होता है, इसलिए टेंशन पे डिपेंड ज़्यादा करता है, दैट इज सी। Allowable shear stress, the allowable shear stress in the beam of mild steel beam decrease, जो allowable shear stress जो होता है वेब का और माइल्ड स्टील के लिए डिक्रीज करता है किसके साथ, जब ये H/T रेशियो जो है और मेरा इंक्रीज करता है तो मेरा allowable shear stress जो है वो डिक्रीज करता है। फिर हम लोग देखे थे shear stress का वैल्यू जो था वो कितना था, T²/H था, मतलब T/H का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/H का, ऐसे कर सकते हैं स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/H का। लेकिन यहाँ पर H/T रेशियो दिया हुआ है, H/2 का मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये डिक्रीज कब करेगा, जब मेरा H/T रेशियो इंक्रीज करेगा, दैट इज बी। द रेशियो ऑफ अलाउबल स्ट्रेस इन बेंडिंग compression to that of bending tension, बेंडिंग compression to the bending tension। अलाउबल shear स्ट्रेस जो होता है कंप्रेशन में कम होता है, मीन्स कंप्रेशन में जो होता है वो कम होता है किससे, अलाउबल स्ट्रेस इन टेंशन। तो दोनों का जो रेशियो होगा कंप्रेशन बाई टेंशन तो लेस देन 1 होगा, दैट इज बी। कंप्रेशन में बेंडिंग स्ट्रेस कम होता है, अलाउबल स्ट्रेस कम होता है कंप्रेशन में इन कंपेयर टू टेंशन, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू डिजाइन ऑफ वेब एंड फ्लेंज स्प्लेसिस। जो डिजाइन ऑफ वेब स्प्लेसिस एंड डिजाइन ऑफ फ्लेंज स्प्लेसिस को डिजाइन कर रहा है उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लेंज जो डिजाइन होता है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है और वेब जो होता है वो शियर के लिए होता है, ठीक है। वेब जो डिजाइन होता है शियर के लिए होता है, फ्लेंज जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है, तो यही पढ़ रहा है। तो फ्लेंज स्प्लेसिस शैल बी डिजाइन फॉर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट, सही है। तो फ्लेंज स्प्लेसिस जो होता है किस लिए डिजाइन होता है, एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है, तो ये मेरा सही है। फ्लेंज स्प्लेसिस शैल बी डिजाइन टू रेसिस्ट द एक्चुअल शियर के लिए मेरा वेब होता है, वेब स्प्लेसिस होता है शियर स्ट्रेस के लिए। शियर रेसिस्ट करने के लिए हम लोग वेब स्प्लेसिस यूज करते हैं। वेब स्प्लेसिस शैल बी डिजाइन टू रेसिस्ट एक्चुअल शियर, वेब स्प्लेसिस जो है रेसिस्ट करता है किसका, शियर को, तो ये मेरा सही हो गया। वेब स्प्लेसिस शैल बी डिजाइन फॉर एक्चुअल बेंडिंग, नहीं बेंडिंग के लिए हम लोग फ्लेंज करते हैं, तो मेरा सही हो गया और 3 सही हो गया। यहाँ से देख लिए हम लोग कि जो फ्लेंज होता है फ्लेंज डिजाइन करता है टू रेसिस्ट बेंडिंग मोमेंट, और वेब जो
डिजाइन करते हैं टू रेसिस्ट द शियर। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए फ्लेंज और वेब। तो इस तरह से मेरा 1 और 3 सही हो गया। 1 और 3 देख लेते हैं किस में, दैट इज ए। नेक्स्ट है ए बेस प्लेट ऑफ एरिया। एक बेस प्लेट दिया हुआ जिसका एरिया दिया हुआ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सेली लोडेड कॉलम। एक्सेली लोडेड कॉलम में ISMB 200 फ्लेंज विथ 100 विड्थ जो है फ्लेंज का वो 100 दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट शो इन द फिगर वुड रिजल्ट द लिस्ट बेस प्लेट थिकनेस। बेस प्लेट थिकनेस जो होगा मिनिमम इसमें किस में होगा, तो बेस प्लेट थिकनेस इसमें जो मिनिमम होगा, और इसका तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा है। ये एरिया मेरा दिया हुआ है, एरिया निकाल लेंगे। एरिया इसका अगर थिकनेस का फार्मूला अगर देखा जाए सबसे पहले, तो जो थिकनेस का फार्मूला स्टार्टिंग में देखे तो कितना था, 3W डिवाइड बाई सिग्मा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसको और छोटा फॉर्म में देखें तो जो थिकनेस होता है प्लेट थिकनेस, उसका फार्मूला क्या होता था, 3W डिवाइड बाई एफ कहें ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ओवरऑल अंडर स्क्वायर। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालेंगे, एवरेज करेंगे, ए और ये डिस्टेंस का भी निकालेंगे तो ए निकल जाएगा, फिर बी निकालेंगे तो थिकनेस निकालेंगे। थिकनेस निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो यहाँ पर जब इसमें सॉल्व करेंगे तो जो सबसे कम जो आ रहा है लिस्ट बेस्ट प्लेस इसमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, मेरा 51 आ रहा है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद जो इसका थिकनेस आ रहा है तो सॉल्व करने इसका 73 आ रहा है। बी में कितना आ रहा है, मेरा 51 आ रहा है। इसको और छोटा करके देखते हैं, हाँ इसका 73, 51, 212 और लास्ट का जो आ रहा है डी का 107 आ रहा था। मिनिमम जो आ रहा है मेरा बी में आ रहा है 20 और 31.7, दैट इज बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल इसमें थिकनेस निकालना था। थिकनेस का फॉर्मूला होता है अंडर स्क्वायर रूट 3W डिवाइड बाई सिग्मा या एफ जो मान लें स्ट्रेस को, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसी से ए और बी डब्ल्यू पता है, सिग्मा पता है, ए और बी निकालेंगे, एवरेज करके दोनों का लेंथ सॉल्व करेंगे तो चारों कंडीशन में लेंथ थिकनेस निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में मेरा कितना आ रहा था, 73 आ रहा था, सेकंड केस में 51, थर्ड केस में 212 और फोर्थ केस का जो है उसमें आ रहा है 107। तो मिनिमम मेरा 51 आ रहा था, इसलिए 51 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट है बैटन प्रोवाइडेड फॉर कंप्रेशन मेंबर। बटन जो है प्रोवाइड करता है कंप्रेशन मेंबर में सेल बी डिजाइन टू कैरी, जो डिजाइन होता है कि ट्रांसवर्स शियर कैरी ए ट्रांसवर्स शियर को डिजाइन होता है वो कितना होता है, ट्रांसवर्स शियर का वैल्यू 2.5% ऑफ एक्सेल लोड होता है, 2.5% ऑफ एक्सेल लोड, 2.5% ऑफ एक्सेल लोड, दैट इज ए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ लेस्ट कॉलम का डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जर्वेशन होता है और कौन कौन सा होता है वो कह रहा है। सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन सेल preferably be in the same direction so that one is shadow of the other। तो सिंगल लेसिंग सिस्टम का जो डिज़ाइन होता है, सिंगल लेसिंग सिस्टम का जो डिज़ाइन होता है इस तरह से होता है। तो इसका जो इमेज बनता है, जो मिरर इमेज बनता है वो एक दूसरे का अपोजिट बनता है, एक दूसरे पे डायरेक्टली वो ओवरलैप करता है, शैडो टाइप का होता है, इस पे इसका बनेगा। तो वही करा सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट पैनल shall be preferably be in the same direction so that one of the shadow of the other, एक का शैडो पड़े अदर पे, उसी को बोलते हैं। तो ये मेरा सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेसिंग वर्ड शुड ओनली बी फ्लैट, तो सिर्फ ओनली नहीं, इस सब किस्म का हो जाता है, फ्लैट सिर्फ में होता है, एंगल सेक्शन भी होता है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लैट है, तो ये मेरा गलत हो गया। सिलेंडरस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार कंप्रेशन सेल नॉट एक्सीड 180 नहीं 145 होता है। सिलेंडरस रेशियो जो होता है लेसिंग बार का कितना होता है, 145 होता है। तो 2 और 3 मेरा गलत हो गया। तो लेस्ट कंप्रेशन मेंबर आर टू बी प्रोवाइडेड विथ टाइप प्लेट्स एट एंड्स। अभी हम लोग देखे थे लास्ट पहले भी क्वेश्चन कि लेस्ट जो मेंबर होता है, लेसिंग मेंबर होता है, उसमें टाइप प्लेट जो यूज होता है वो स्टार्टिंग और एंड पे होता है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे होता है। तो यही कह रहा है कि लेस्ट कंप्रेशन मेंबर टाइप प्लेट्स आर एट एंड, टाइप प्लेट जो है एंड पे होगा।
एंड पे या स्टार्ट पे कोई भी रहता तो सही हो सकता था। यहाँ पे टाई प्लेट जो है एंड पे है या स्टार्ट पे भी रहता तो ये सही होता। तो ये मेरा सही है, मेरा 180 नहीं होता। सिलेंडर्स रेशियो कितना होता है 145 होता है। ये सिर्फ ओनली नहीं, ओनली दिया हुआ इसलिए गलत हो गया। तो मेरा 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 4 किस में है। 1 और 4 मेरा डी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया था इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ए बी का इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है। अगर ए बी का देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे पॉइंट हिंज है, ए पॉइंट हिंज दिया हुआ, बी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो मेरा फिक्स है। तो इसको दूसरा फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम बना सकते हैं इस तरह से। इसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ जो होता है इसका 0.85 L होता है, 0.85 L होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं ग्रेटर देन 0.7 बट लेस देन, ग्रेटर देन 0.7 बट लेस देन L, दैट इज सी। कितना होगा इसका 0.85 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग का टाइप ऑफ स्ट्रेस है, अलाउबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है। टाइप ऑफ स्ट्रेस और अलाउबल वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्सेल टेंशन में उसका वैल्यू कितना होता है, एक्सेल टेंशन में इसका वैल्यू होता है 0.6 F/, सीआर में 0.4, बियर बचा बेंडिंग और बियरिंग सबसे ज़्यादा जो होता है बियरिंग में होता है, कितना होता है 0.75, या इसको डिजाइन में बोल सकते हैं बियरिंग या डिजाइन सेक्शन इसको। अब बचा बेंडिंग कितना हो जाएगा 0.66 F/, बेंडिंग में 0.66 F/, एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन या कंप्रेशन दोनों रहता तो 0.6 F/, हो जाता। बेंडिंग में 0.66, सीआर में 0.4 और बियरिंग में 0.75। इस तरह से देख लें, एक का मेरा आ जाएगा 3, 2 का आ जाएगा, बी का मेरा 2, सीआर का मेरा 4 और डी का बियरिंग मेरा 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 3 2 4 1 कहाँ मेरा है, ऑप्शन देख लेते हैं मेरा 3 2, दैट इज 3 2 4 1, 3 2 4 1, दैट इज बी। सिंपल सा इसमें बस याद यही रखना था कि अगर एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन दोनों में रहे तो इसका अलाउबल स्ट्रेस जो होता है 0.6 F/, होता है। ए अगर बियरिंग में रहे तो कितना होता है 0.66 F/, होता है। और सीआर में जो रहे तो 0.4 F/, होता है। ये अगर बियरिंग पूछे, बेयरिंग पूछे तो बियरिंग में मेरा सबसे ज़्यादा होता है। बियरिंग में कितना होता है मेरा, सबसे ज़्यादा मेरा बियरिंग में होता है, या फिर डिजाइन इसको बोल सकते हैं। तो बियरिंग में कितना होता है मेरा 0.75 F/, होता है। नेक्स्ट है द पोर्टल फ्रेम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल कॉन्सेंट्रेट लोड एंड हॉरिजेंटल लोड। इसमें हॉरिजेंटल लोड लग रहा है और कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या, लाइक टू बी प्लास्टिक हिंज कैन फॉर्म द कंबाइंड मैकेनिज्म। कंबाइंड मैकेनिज्म में प्लास्टिक हिंज कहाँ पे फॉर्म करेगा। तो अगर कंबाइंड मैकेनिज्म का इसका डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, एक फॉर्म यहाँ पे होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये हिंज है। तो एक मेरा यहाँ फॉर्म होगा, एक मेरा यहाँ फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 4 हो गया और 5 हो गया। 4 5 देख लेते हैं ऑप्शन में, दैट इज 4 5 मेरा सी आ गया। नेक्स्ट है 3 टाइप ऑफ कंटिन्यूअस बीम, 3 टाइप ऑफ कंटिन्यूअस बीम सपोर्टिंग द कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंट्रल स्पैन सो इन फिगर कोलैप्स लोड corresponding to figure 13.7 A, B, C respectively as P1, P2, P3. Which one of the following calculation is correct? इसमें से कौन करेक्ट है। P1 दिया हुआ, अगर देखा जाए तो जो Pu का जो वैल्यू होता है, कोलैप्स लोड का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू कितना होगा। अगर बीच का वैल्यू निकाला जाए जो Pu का वैल्यू जो होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको कंसीडर करते हैं। और मोमेंट जो होता है, जो कोलैप्सिबल लोड जो होता है, जो मिनिमम जो आता है वैल्यू उसको कंसीडर करते हैं। अगर 1 2 3 करके आता है जो मिनिमम आ रहा है उसको कंसीडर करते हैं। और मोमेंट जो होता है, जो मैक्सिमम होता है उसको कंसीडर करते हैं। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे फिक्स पॉइंट, अगर इस पॉइंट का देखा जाए, ये देखा जाए और ये देखा जाए, तीनों जो है फिक्स कंडीशन में दिखा रहा है, दैट इज उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस केस में जो Pu का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 8 MP/L, 8 MP/L। सब में MP दिया हुआ है बीच का, 8 MP/L हो जाएगा और तीनों बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि P1 P2 P3 ऑल आर इक्वल।
क्योंकि तीनों का केस में देख रहे हैं, मैक्सिमम जो आएगा, मिनिमम जो आएगा, पी यू का जो वैल्यू कंसिडर करते हैं हम लोग, मिनिमम वाला कंसिडर करते हैं, और मोमेंट जो कंसिडर करते हैं एम पी का, वो मैक्सिमम वाला कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पर पी यू निकालना था, पी यू तीनों में होगा, मिनिमम किस में होगा, सबसे बीच का जो है उसमें इसका जो वैल्यू हो रहा है कितना हो रहा है 8 MP/L, इसको निकालेंगे और तीनों में सेम आ रहा है। इस तरह से P1 2 3 बोथ ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट है फॉर सर्टेन लॉन्गिट्यूडनल स्पैन ए बीम इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस डिवाइड 423 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेक्शंस विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। मोस्ट सुटेबल इसमें कौन इसमें है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे अगर सेक्शन मॉडुलस का कंसिडर कर देंगे तो फॉर प्रॉपर्ली फॉर सेफ्टी पर्पज से अगर देखा जाए, अगर सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो जेड का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए 23 से, ये इसका डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब, इससे ग्रेटर होना चाहिए। और फॉर इकोनॉमिक पर्पज से देखा जाए, अगर इकोनॉमिकली पर्पज से देखा जाए तो वेट जो है उसका मिनिमम होना चाहिए, वेट शुड बी मिनिमम। अगर बीम मोस्ट इकोनॉमिकली देखा जाए, क्या पूछ रहा था इसमें, मोस्ट सुटेबल सेक्शन पूछ रहा है। मोस्ट सुटेबल सेक्शन में दो, पहला अगर सेफ्टी पर्पज से कंसिडर करते हैं, तो जेड का जो वैल्यू है एक्सेस के अकॉर्डिंग वो ग्रेटर होना चाहिए 423 से। और दूसरा अगर इकोनॉमिक पर्पज से देखा जाए तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जो वेट है उसका वो मिनिमम होना चाहिए, वेट जो है शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन सर्च करते हैं, तो जेड मेरा 423 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 423 से एक्सेस का वैल्यू जो जेड एक्स है वो ग्रेटर होना चाहिए। ये मेरा ज़्यादा ठीक है, ये नहीं है, ये एक या तो बी ए हो सकता है या ये हो सकता है। और इसका ऑप्शन देखा जाए तो जेड एक्स ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि ये मेरा चारों फैक्टर जो है जेड के लिए वो सेफ्टी के लिए ठीक है। अब बचा वेट इसमें मिनिमम किस में है, सबसे ज़्यादा वेट जो मिनिमम जिसका होगा, वेट शुड बी मिनिमम। तो वेट मिनिमम किस में इसमें है, सबसे ज़्यादा वेट इसको देखते हैं कि मिनिमम किस में आ रहा है, वो कंसीडर करते हैं। तो वेट शुड बी मिनिमम, यहाँ पर दिया है 40, यहाँ पर दिया 37, यहाँ 43 और यहाँ पर दिया 145। मिनिमम किस में हो गया 37। तो इस तरह से मेरा इसका जो मोस्ट सुटेबल जो बीम होगा कितना होगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा इसमें याद रखना कि जेड जो एक्सेस है वो ग्रेटर होना चाहिए 423 से फॉर सेफ्टी पर्पस, और इकोनॉमिक पर्पस के लिए जो मेरा वेट है वो मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है द चैनल्स और एंगल इन द कंप्रेशन कॉर्ड ऑफ अ स्टील ट्रस गर्डर ब्रिज आर टर्न आउटवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज। एक अगर मान लिया जाए एक चैनल या एंगल सेक्शन है, उसमें से एक कॉर्ड आउटवर्ड की ओर, एक गर्डर जो है स्टील ट्रस गर्डर और टर्न आउटवर्ड इन ऑर्डर टू, एक आउटवर्ड की ओर एक टर्न किया जाता है, क्यों, क्या इंक्रीज करने के लिए, वो पूछ रहा है कि आउटवर्ड के लिए इंक्रीज के आउटवर्ड टर्न करते हैं किसको इंक्रीज करने के लिए। तो आउटवर्ड के लिए जो करते हैं तो इससे जो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो इंक्रीज करने के लिए हम लोग चैनल या एंगल सेक्शन, मान लीजिए चैनल है, ये मेरा ये चैनल सेक्शन है, इसमें एक आउटवर्ड की ओर एक कुछ प्रोजेक्ट करते हैं कोड को स्टील ट्रस गर्डर और टर्न टू आउटवर्ड, किसके लिए, तो इंक्रीज द रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेंसाइल टेस्ट डायग्राम को कंसीडर करा फॉर कार्बन स्टील विथ वेरिंग कार्बन कंटेंट वेरी कर रहा है। तो टेंसाइल स्टील कार्बन कंटेंट बोल रहा है, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अगर कोई टेस्ट कर रहा है, टेंसाइल टेस्टिंग हो रहा है, उसमें कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है। तो कार्बन कंटेंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो मेरा जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो डिक्रीज नहीं, वो इंक्रीज करेगा।
ठीक है। इलोंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इंक्रीज, इलोंगेशन जो होता है, इलोंगेशन ये कार्बन कंटेंट इंक्रीज करना तो ब्रिटल टाइप का हो जाएगा, ये ब्रिटल टाइप का होगा तो इलोंगेशन इंक्रीज नहीं, इलोंगेशन मेरा डिक्रीज करेगा। डक्टिलिटी ऑफ द मेटल डिक्रीज, ठीक है, डक्टिलिटी जो होता है डिक्रीज कर जाता है, सही बात है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही हम लोग कार्बन कंटेंट को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो मेरा डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और जो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और डक्टिलिटी डिक्रीज करेगा। इलोंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इंक्रीज, इलोंगेशन मेरा डिक्रीज कर जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा। तो मेरा 3 और 4 सही है, तो 3 और 4 मेरा एक में दिया, दैट इज ए। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग फैक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, लार्ज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कर रहा क्वेश्चन, क्या कर रहा है इसको, कंसीडर द फ्लोइंग फैक्टर 1 2 3 दिया हुआ, दो एसोसिएट विथ फटिक फेलुअर, फटिक फेलुअर के लिए इसमें से कौन सा सही है वो बोल रहा है। तो फटिक फेलुअर जो होता है रिपीटेड टाइप का होता है, ठीक है, रिपीटेड टाइप का होता है, वेरिएशन इसमें लार्ज होता है, और लोडिंग साइकिल जो होता है, द लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल फटिक फेलुअर के लिए सही है। लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, वेरिएशन बहुत करता है, वेरिएशन इन स्ट्रेस। लार्ज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, लार्ज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। अगर तीनों कंडीशन है तो हम लोग कहाँ ले जाता है इसको, फटिक फेलुअर की ओर ले जाता है, दैट इज फटिक फेलुअर होगा। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट फॉर फटिक फेलुअर, फटिक फेलुअर के लिए मेरा तीनों सही है। नेक्स्ट है इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, in the industrial building the northern hemisphere, the advantage of north light roof is that is, नॉर्थ का जो है उसको नॉर्थ हेमस्फीयर में बोल रहा है। नॉर्दर्न हेमस्फीयर में अगर हम नॉर्थ लाइट रूफ यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या एडवांटेज होता है, अलाउ सनलाइट इनटू बिल्डिंग, अलाउ सनलाइट बिल्डिंग में अलाउ करता है उसके लिए। तो फुल्ली एक्सप्लोटिव द ऑरा बोरेलियस, परमिट डिफ्यूज डे लाइट, ये जो होता है परमिट करता है डिफ्यूज डे लाइट को इनटू द बिल्डिंग एंड हेल्प अवॉइड द ग्लेयर्स ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करता है, और डे लाइट ओवरऑल बिल्डिंग में रहता है, मतलब दिन के समय में उसमें हमेशा लाइट रहेगा, और डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करता है, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। तो ये मेरा इसी को एडवांटेज है नॉर्थ लाइट में अगर रूफ यूज कर रहे हैं उसमें, दैट इज सी। नेक्स्ट है द प्लास्टिक एनालिसिस फ्लेक्चर, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ शेप ऑफ सेक्शन एंड शेप फैक्टर आर करेक्टली मैच। वो रात कि शेप फैक्टर जो होता है सेक्शन में कौन सा ही से मैचिंग किया हुआ वो दिया हुआ। तो अब देखते हैं इसमें अलग अलग कितना दिया हुआ है। अगर शेप फैक्टर आई सेक्शन का देखा जाए तो आई सेक्शन का मेरा कितना होता है 1.2 होता है, स्क्वायर सेक्शन का 1.4 होता है, रेक्टेंगल का 1.5 होता है, सर्किल का 1.7 होता है, सही है। बट आई सेक्शन का जो होता है 1.2 होता है, यहाँ पर 1.4 नहीं होगा, ये 1.2 होगा, तो 1.2 होगा। तो ऑप्शन मेरा देखते हैं, तो एक मेरा गलत है, 2 3 सही है। सिंगल एंगल टाई बीम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिंगल एंगल टाई इन ए वेल्डेड स्टील रूफ ट्रस ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन सब्जेक्टेड टू एक्सेल टेंसाइल फोर्स 60 kN if the yield stress of the material is 250 megapascal, then the section that would best satisfy, अगर एक्सेल लोड लग रहा है उस पर, एक्सेल टेंसाइल फोर्स लग रहा है 60 kN का, यील्ड स्ट्रेस मटेरियल दिया हुआ है 250, इन द सेक्शन दैट बेस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ, इसमें कौन सा सेक्शन बेस्ट रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू IS 800। इसमें सबसे बेस्ट जो होगा एंगल सेक्शन होगा, और वो कितना होगा IS 50 IS 5 जो इक्वल लेग का होगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी लोड विच ऑफ द फ्लोइंग लोड्स आर आल्सो कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ ग्रेविटी गैंट्री गर्डर लोकेटेड विद इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। अगर ग्रेविटी लोड दे रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी लोड विच ऑफ द फ्लोइंग लोड्स आर आल्सो कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ गैंट्री गर्डर, इसमें से और कौन सा लोड जो है कंसिडर करते हैं गैंट्री गर्डर के डिजाइन में, लोकेटेड विद इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के विद इन में अगर वो लोकेट कर रहा है गैंट्री गर्डर, तो हम लोग कौन सा इसमें कंसिडर करते हैं। विंड लोड को कंसिडर नहीं करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल लोड कंसिडर करते हैं। लोग जानते हैं कि गैंट्री गर्डर जो होता है, गैंट्री गर्डर का जो डिज़ाइन होता है उसमें लैटरल लोड प्लस लैटरल लॉन्जिट्यूडनल प्लस लिनियर, 3 तरह का इसमें 3 डायरेक्शन का लोड लगता है, तीनों तरह का। तो यहाँ पे वर्टिकल
अगर गैंट्री गटर को डिजाइन कर रहे हैं तो एक वर्टिकल की ओर लोड लगता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ये 3 डायरेक्शन में लगता है। ध्यान से कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल और वर्टिकल 3 लोड का डिजाइन होता है। तो ग्रेविटी लोड जो हो गया वर्टिकल हो गया। इसके अलावा 2 लोड और होता है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल लोड होता है, एक लैटरल लोड होता है। तो कह सकते हैं कि ग्रेविटी टाइम के अलावा या ग्रेविटी लोड के अलावा इसमें कौन होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल लोड एंड वर्टिकल लोड, विंड लोड नहीं होगा। एक लैटरल हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया और एक वर्टिकल हो गया गैंट्री गटर के डिजाइन के लिए, गैंट्री गटर के डिजाइन के लिए। दैट इज 2, 3 इसमें सही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3 मेरा सी में दिया हुआ। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑन द फ्लेंज टू बेब प्लेट ऑफ द स्टील बीम। द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑन अ फ्लेंज टू द बेब प्लेट ऑफ द स्टील बीम। एंगल कितना होगा इसमें वो पूछ रहा है। स्टील बीम इज, इसमें अगर देखा जाए डायग्राम देखते हैं, अगर मेरा ये स्टील एक कोई सेक्शन दिया हुआ है, इसमें अगर हम रखे हुए हैं, इस पर अगर हमको एक लोड लगा रहा है तो इस पर जो डिस्पर्स करेगा, अगर इस तरह से देखते हैं बनता है, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। और वर्टिकल से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे 39 ये 90 हो जाएगा, ये 30 है तो ये मेरा 60 हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पे कि मान लिया जाए ये मेरा सेक्शन है, इस पर अगर कोई है तो लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, तो जो एंगल बनेगा तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल से देखा जाए ये दोनों सेक्शन तो 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से मेरा 30 बनेगा। और अगर वर्टिकल से देखा जाए इस सेक्शन का, अगर इस सेक्शन का वर्टिकल से देखा जाए, अगर वर्टिकल से देखा जाए तो ये मेरा कितना बनेगा, तो 60 बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ, यही पूछ रहा है इसमें, एंगल ऑफ डिस्पर्सन फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, लोड ऑन द फ्लेंज, ये फ्लेंज हो गया, टू द बेब, ये मेरा फ्लेंज हो गया। और ये बेब मान लिया ये मेरा बेब हो गया। ठीक है, फ्लेंज टू बेब, अगर बेब फ्लेंज हो गया, बेब टू द स्टील बीम पे, तो एंगल डिस्पर्सन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे थे इस तरह से बनता है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 लग रहा है, 30, और वर्टिकल नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहता तो हो जाता, और 60 मेरा वर्टिकल से हो रहा है, 60 डिग्री वर्टिकल एंड 30 डिग्री फॉर हॉरिजॉन्टल, दैट इज बी। सिंपल सा है, 30 डिग्री किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, और वर्टिकल से बन रहा है 60 डिग्री, दैट इज बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइन वुड बी सुटेबल फॉर metal structure subjected to stress reversible and impact। स्ट्रेस रिवर्सिबल एंड इम्पैक्ट के लिए इसमें से कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइन वुड बी सुटेबल फॉर मेटल स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिवर्सिबल एंड इम्पैक्ट। सिंपल ब्रेकिंग स्ट्रेस इसमें सुटेबल होता है। कह रहा है कि स्ट्रेस रिवर्सिबल और इम्पैक्ट के लिए इसमें से कौन सा मेथड सुटेबल है। तो सिंपल वर्किंग स्ट्रेस सुटेबल होता है। रिजिड प्लास्टिक डिजाइन इसमें सुटेबल नहीं होता। रिवर्सिबल और इम्पैक्ट लोडिंग के लिए प्लास्टिक डिजाइन इसमें सुटेबल नहीं होता। तो सेमी रिजिड हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है और सेमी वर्किंग हो सकता है। इसमें 1, 3, 4 प्लास्टिक दिया हुआ, प्लास्टिक डिजाइन इसमें सुटेबल नहीं होता। तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस रिवर्सिबल और इम्पैक्ट के केस में प्लास्टिक डिजाइन इसमें सुटेबल नहीं होता। तो 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन देख लेते हैं मेरा 1, 3, 4 दैट इज बी। नेक्स्ट है, ए बेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर consisting of 2 flange plate। A belded steel plate girder है consisting 2 flange plate 350 mm into 60 mm and wave plate 100 mm and 6 mm required to नो स्टिफनेस। इसमें पूछ रहा है कि स्टिफनेस कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं स्टिफनेस के केस में, अगर वर्टिकल स्टिफनेस के केस में क्या होता है, D/T रेशियो। D होता है डेप्थ और T होता है थिकनेस। अगर D/T रेशियो जो है 85 से कम है तो इसमें नो स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। अगर 85 से मतलब D/T रेशियो जो है लेस देन इक्वल टू 85 है तो नो स्टिफनेस प्रोवाइडेड। ठीक है, और अगर D/T रेशियो 85 से बड़ा है और 200 से छोटा है, 85 से बड़ा है D/T रेशियो और 200 से मतलब 85 से ग्रेटर है, 85 से ग्रेटर और लेस देन 200, देन ए
वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनेस प्रोवाइडेड, एक इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड किया जाता है, वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनेस प्रोवाइडेड। और अगर 200 से ज़्यादा है और 250 से कम है dy/t, तो हम लोग इसमें एक हॉरिजेंटल प्रोवाइड करते हैं और एक वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 तरह का केस देख लिए हम लोग। पहला केस देख लिए कि अगर dy/t रेशियो जो है, dy/t रेशियो है लेस देन 85 है तो नो स्टिफनेस। दूसरा में क्या देखें कि वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे जब ये 85 से बड़ा और 200 से छोटा है। तीसरा में क्या देखें, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल प्रोवाइड करेंगे कब, 200 से बड़ा और 250 से कम है तो। और अगर 250 से भी ज़्यादा है तो इसमें 2 हॉरिजेंटल प्लस एक वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वही चेक करते हैं dy/t रेशियो। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बिल्डेड स्टील प्लेट दिया हुआ है, ये स्टील प्लेट दिया हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ टू फ्लेंज प्लेट 350 mm एंड 60 mm एंड द बेब प्लेट दिया हुआ 1000 mm। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका अगर थिकनेस देखा जाए तो दिया हुआ कितना, मेरा जो फ्लेंज का थिकनेस है वो कितना दिया हुआ मेरा, जो dy/t रेशियो पर निकालेंगे। डी क्या होता है, वेब का जो डेप्थ होता है, ये जो डेप्थ हो गया उसको ये डेप्थ होता है, और जो थिकनेस हो गया ये मेरा इसका थिकनेस हो गया t। तो यहाँ पर dy/t रेशियो निकालेंगे। dy/t रेशियो डी कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 1000, t कितना दिया हुआ है, 6 mm दिया हुआ है, दैट इज 6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है, उसको निकालते हैं तो 6 कम 6 4 6 कितना आएगा यहाँ से 200 से कम आएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लेस देन 200 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 85 से ज़्यादा आ रहा है, 200 से कम आ रहा है। इसको अगर हम dy/t रेशियो निकालें तो मेरा 1000 डिवाइड बाई 6 है विच इज़ लेस देन 200। तो कह सकते हैं कि इसमें एक वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड किया जाएगा। ये 200 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रोवाइड करते हैं। नो स्टिफनेस के केस में क्या होता है, 85 से कम होना चाहिए। वर्टिकल स्टिफनेस का क्या होना चाहिए, 80, स्कोर अगर बढ़िया से है 80, नो स्टिफनेस के लिए 85 से कम होना चाहिए। वर्टिकल स्टिफनेस के लिए वर्टिकल स्टिफनर है, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस है, वर्टिकल नहीं प्रोवाइड करते, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं कब, जब 85 से बड़ा और 200 से छोटा हो। वर्टिकल और हॉरिजेंटल कब प्रोवाइड करते हैं, जब 200 से ज़्यादा और 250 से कम हो। तो इसमें मेरा कौन सा आ जाएगा, 200 से कम आ रहा है, 85 से ज़्यादा आ रहा है, तो मेरा इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज सी। नेक्स्ट है द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन refer to two metal specimen A and B of the same size subjected to uniaxial tension test। uniaxial tension test कर रहा है, इसमें से कौन इसमें सही होगा वो पूछ रहा है। पहला देखते हैं, फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन रिफर टू टू मेटल स्पेसिमेन A और B है, सेम साइज जो है सेम है, सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंशन। उस पर एक लग रहा था। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए इज मोर देन बी। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जो बोल रहा है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए यू बी से, दिया हुआ है, कंडीशन है। द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ए इज लेस देन, एरिया जो है ए का वो लेस है बी से, ठीक है। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए इज मोर देन, यील्ड स्ट्रेंथ जो है एफ बाई ए का कम है बी से, मान लीजिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो परसेंटेज इलोंगेशन ए एंड बी इक्वल, परसेंटेज इलोंगेशन ए एंड बी इक्वल है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रिगार्ड द स्पेसिमेन ए इज मोर डक्टाइल। डक्टिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर डक्टाइल डक्टिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डक्टिलिटी अगर निकालना जाए या फिर इलोंगेशन निकालना जाए तो हम लोग जानते हैं चेंज इन लेंथ तो ओरिजिनल लेंथ बराबर या स्ट्रेंथ, तो क्या होता है, या सिंपल से अगर देखा जाए तो चेंज इन लेंथ बराबर क्या होता है, PL/AE, ठीक है, PL/AE। या फिर इसको दूसरा फॉर्म में अगर इलोंगेशन निकाला जाए स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में, तो डेल्टा जो होता है डेल U डिवाइड बाई डेल R होता है। तो ये जो होगा डक्टिलिटी जो होगा, डक्टिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, U और R। डक्टिलिटी जो है
या फिर स्ट्रेन पर डिपेंड कर रहा है। स्ट्रेन जो हो गया, ये क्या बोल रहा है कि फ्लोइंग स्टेटमेंट टू रिगार्ड टू अच्छा परसेंटेज इलोंगेशन, तो इलोंगेशन दिया हुआ है, इलोंगेशन ए और बी इक्वल दे रहा है। तो पूछ रहा है कि स्पेसिमेन एज मोर डक्टाइल, डक्टाइल कौन ज़्यादा होगा। जब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रेन ए बराबर है स्ट्रेन बी का, स्ट्रेन बराबर है, इलोंगेशन बराबर है, तो डक्टिलाइट भी इक्वल होगा। अगर इलोंगेशन दोनों का सेम आ रहा है, ए और बी दोनों का इलोंगेशन सेम है, ए और बी दोनों का बराबर इलोंगेशन है, तो कह सकते हैं कि डक्टिलिटी भी जो होगा वो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं डक्टिलिटी ऑफ द टू स्पेसिमेन इज इक्वल, दैट इज सी। सिंपल था, ए बराबर है इलोंगेशन दोनों का ए और बी का, तो इलोंगेशन भी दोनों का या डक्टिलिटी दोनों का सेम होगा, दैट इज सी। इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। इसमें 160 तक हम लोग सॉल्व लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग इस पार्ट में 120 से शुरू करके 160 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, लगभग 1 घंटा होने को है, तो यहीं पे हम लोग इसको एंड कर रहे हैं।